हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे और उस चैप्टर में ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स कवर कर दिया है, जिसमें एक लेक्चर में छोटे छोटे पॉइंट, मास, इनर्शिया, ये सब चीजों के बारे में डिस्कस हुआ था। और जो लास्ट लेक्चर आपके पास गया है दैट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कॉन्सेप्चुअली वहां पर बहुत अच्छा तरीके से सारी बातें कंप्लीट कर दिया गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को काइंडली देख लें, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है उसके बाद न्यूटन्स सेकंड लॉ के ऊपर है। तो आज हमारा क्लास स्टार्ट होगा यहीं से, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या कह रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ध्यान से सुनिएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का जो चेंज होने का रेट है, रेट मतलब समझते हैं, डिवाइड बाय टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ये जो फोर्स होगा ना, आपको पता है किसी भी बॉडी के पास होता है इनर्शिया। क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये सब चीज पढ़ चुके हैं। मान के चलिए कोई बॉडी के पास एक इनर्शिया है और वो मोशन इनर्शिया है, ऐसा चल रहा है, इसको रोकना है। क्या करेंगे? बाहर से आप फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। तो यह कह रहा है ये जो एक्सटर्नल फोर्स है एंड दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम इन दिस बॉडी। इस बॉडी में मोमेंटम में चेंज आएगा जब आप इस पर क्या लगाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। और जितना इसके मोमेंटम में चेंज आएगा, जो भी चेंज आएगा उसके रेट के प्रोपोर्शनल है। रेट मतलब कितना जल्दी जल्दी मोमेंटम चेंज होता है। जल्दी जल्दी का मतलब क्या है? अरे भाई, टाइम से डिवाइड कर देने का होता है। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब समझ में आ रहा? मोमेंटम चेंज होने का रेट का मतलब समझ में आ रहा? मोमेंटम अपन चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी समझते थे, डीवी बाई डीटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? डीपी बाई डीटी। मोमेंटम को पी कहते हैं, आगे जाके समझ में आएगा। फिलहाल फिर से वापस आ रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो लीनियर मोमेंटम में चेंज होता है उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी का। क्लियर है? और एक बात यहां मेंशन कर रहा है कि यहां पर जो चेंज हो रहा है, एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये जो चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है? बोलो यार, लीनियर मोमेंटम में चेंज हो रहा है। और ये जो लीनियर मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स के डायरेक्शन में होगा, जिधर आपने फोर्स लगाया होगा। क्लियर है कि नहीं? एक छोटा सा हम यहां पर ब्रीफिंग देंगे, जो भी बातें हमने यहां पर किया है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक मास m है, इस पर अभी वेलोसिटी u है, तो इसका मोमेंटम बता सकते हैं क्या? सर हाँ सर, मोमेंटम बता सकते हैं। लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू mu। Yes or no? This is a vector of a quantity. This is a vector quantity. Momentum is a vector quantity. Clear? कोई दिक्कत? एक और मास है, अरे यही मास है। थोड़ा दूर जाने के बाद इसका वेलोसिटी u से हो गया v। क्या हो गया? v। अब क्या इसका मोमेंटम वही है? No. This is initial momentum u में से, and now the momentum of the same body will be m into v, क्योंकि सेम बॉडी बोल रहे हैं, मतलब मास अभी भी क्या है? m ही। तो क्या हो गया? मोमेंटम चेंज हो गया। क्या? वेलोसिटी u से v तक जाने में आपने कुछ यूज में लिया है। अरे किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी u था, ये v कब हो सकता है? अरे वेलोसिटी कब चेंज हो सकता है? जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब। वेलोसिटी चेंज तभी होगा, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। लास्ट क्लास में ये बात किए थे। आप वेलोसिटी को चेंज तभी कर सकते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? फोर्स। तो ये जो वेलोसिटी इस मास m के पास था u, एंड दैट बिकेम आफ्टर सम टाइम v, कैसे हुआ? फोर्स लगा। तो बोल रहा है जो फोर्स आपने इसमें लगाया ना, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां पर जो फोर्स लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, ऑब्वियसली इस पर फोर्स लगाए होंगे, तभी तो यहां पर आपने क्या लगाया होगा? पक्का फोर्स लगाया होगा। ये जो फोर्स लगाए इस वजह से वेलोसिटी u से v हो गया है। ये जो फोर्स है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले हम लिख रहे हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम।
मतलब यहां से यहां तक जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है उसमें टाइम कितना लगा है वो टाइम नीचे। सो दिस स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है। क्या समझ में आया ये बात? हमारे भाषा में समझ में आया ये बात? कोई भी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। क्लियर है? यही सेकंड। वापस आते हैं, यहां तक क्लियर है? वापस आता है डेरिवेशन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है इफ अ बॉडी ऑफ मास m, अगर कोई बॉडी का मास m है, मूव्स विद वेलोसिटी v, अगर वो वेलोसिटी v से चल रहा है, देन इट्स लीनियर मोमेंटम कैन बी गिवन बाय, उसका लीनियर मोमेंटम किस तरह से दे सकते हैं आप? p इक्वल टू mv। कोई दिक्कत? अभी तो बताया, अगर किसी बॉडी का मास m है, यहां देखिए किसी बॉडी का मास m है, अगर वो बॉडी v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv लिख रहा है। कोई दिक्कत है? तो यहां लिख रहा है एंड इफ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, अगर उसी समय उस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? F। ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट ले रहा है। वो क्या, वो समझ में आ गया है आपको बच्चा? अलग से रखिए उसको। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक मास है m, जिसका वेलोसिटी बोल दिया गया है v। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इसका हो जाएगा मोमेंटम कितना? इसका हो जाएगा सर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ऑब्वियसली लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो रे, क्या कोई दिक्कत है यहां पर? तो यहां पर कह रहा है एंड इफ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, अगर इस समय इस बॉडी पे कोई फोर्स काम करने लगे, फोर्स काम करने लगे बचवा, अगर इस समय इस बॉडी पे कोई फोर्स काम करने लगे, F फोर्स काम करने लगे, तो ये जो फोर्स होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of momentum and that can be written as dp by dt। yes sir, इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ये इंटरवल ऑफ टाइम था यहाँ पे, isn't it? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये चीजें आप जो लिखे थे, यहाँ डेल्टा पी लिख सकते थे, और यहाँ पर असल में क्या था? चेंज इन टाइम था, डेल्टा टी था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये जो बातें हमने यहाँ लिखा था एवरेज के लिए लिखा था, एक टाइम पीरियड था इन दोनों के बीच में, टाइम था, कितना टाइम था? डेल्टा टी टाइम था। यहां पर जो बातें हम लिख रहे हैं वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात हो रहा है, dp by dt। दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस सर, क्लियर है? चेंज इन मोमेंटम आप डायरेक्टली भी कह सकते हो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt होता है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं बच्चा, एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहां पे लिखते हैं dp by dt। ध्यान दीजिएगा, सारा कहानी यहां से शुरू होगा। अब एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहां जो k आपने लगाया उसका वैल्यू क्या है? तो आपको याद रखना है where k इक्वल टू 1 इन SI यूनिट एज वेल एज इन CGS यूनिट। CGS में भी k का वैल्यू यहां पर हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, और SI में भी इसका वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो टेंशन ही नहीं है, k का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सीधा सीधी आप क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू dp by dt। बोलो क्लियर है? ओए क्लियर है कि नहीं? अगर यहां तक ये बातें क्लियर है तो हम आपको ये पूछेंगे, क्या हम p के जगह पर ये लिख सकते? ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गया, यही है सेकंड लॉ। एक्चुअली इसके आगे हम जो भी करने जा रहे हैं इसके साथ गेम करने जा रहे हैं, लॉ यहीं तक, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, p के जगह क्या लिख सकते हैं? mv by dt। हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं है? आगे अगर सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा बच्चा, नीचे जगह नहीं है, इधर सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, F इक्वल टू dmv by dt। मास कांस्टेंट होता है? जरूरी नहीं। फिलहाल हम मान लेते हैं अगर मास कांस्टेंट है तो, अगर मास कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से यहां से बाहर आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? F इक्वल टू m कांस्टेंट है, बाहर आ गया बच्चा, क्या बचा? v बचा, dv by dt बचा। बोलो हाँ कि ना? क्या बचा? dv by dt बचा, और F इक्वल टू यहां पर क्या निकल करके आ रहा? m। अरे बच्चा बताओ जरा कि dv by dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। सो dv by dt इज a, तो यहां पे लिख सकते हैं F इक्वल टू ma। कितना मजेदार बात है सर, F इक्वल टू ma इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नहीं है, ये तो रिजल्ट है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं। कोई पूछे ना कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इक्वल टू ma, नहीं है, ये तो रिजल्ट है उसका। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है?
या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. Force is directly proportional. External force applied on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum on that body. This is second law of motion. Get it? समझ में आ रहा? अब उसके बाद सॉल्व किए मैथमेटिकली तो चीजें यहां पर ये रिजल्ट के फॉर्म पे आया. F equal to ma that can be used further. आगे बात करेंगे. बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? लेकिन F equal to ma हर जगह नहीं होता है. ऐसे भी प्रॉब्लम्स हमको देखना है आगे जाके जहां F equal to ma नहीं लग रहा है. ये तब लगेगा जब किसी बॉडी का मास फिक्स्ड हो. तो सर ऐसा भी होता है क्या? किसी बॉडी का मास चेंज भी हो सकता है क्या? वो करके दिखाएंगे. क्लियर है कि नहीं? अगर मास चेंज हो जाएगा तो ये तो F equal to ma नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर m को आपने बाहर कर दिया. कब का बाहर कर सकते हैं? जब कांस्टेंट होता है. डिफरेंशिएशन से बाहर तभी ना करते यार. यस और तो फिर आगे के बारे में बात होगा जब वेरिएबल मास होगा तब वहां पे बात करेंगे. फिलहाल बेसिक आइडियाज हम ले रहे हैं. चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे. अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले दो चार क्वेश्चंस बनाएंगे जिससे और थोड़ा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो क्वेश्चन का लेवल है उससे पता चल जाएगा. आगे के लिए हमारा आसान होगा. पहला सवाल है अ ट्रेन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. एक ट्रेन है जिसका वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड. ध्यान दीजिएगा एक ट्रेन है. नहीं सर गजब का ट्रेन बना रहे. अरे ट्रेन हम नहीं जो चल छैया छैया वाला गाना गा रहा था ना. अरे खुला हुआ है. ठीक है क्वेश्चन तो हम अभी पढ़ लिए तो हमको पता चल रहा खुला ट्रेन ही है और पीछे बॉगी है पीछे. हाँ सामने वाला खाली बना. और अ ट्रेन इज मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. ऑन दिस इस पर डस्ट इज फॉलिंग एट अ रेट ऑफ डस्ट इज फॉलिंग एट अ रेट ऑफ 50 kg पर मिनट. मतलब यहाँ कोई मशीन लगा हुआ है. बात समझा कि नहीं समझा? इस तरह से कोई मशीन लगा हुआ है जिससे क्या हो रहा है? जिससे डस्ट गिराया जा रहा है. किस पर? इस ट्रेन. और ये जो डस्ट गिर रहा है इसका रेट दिया हुआ 50 kg पर मिनट. एक मिनट में 50 kg गिर जाए. क्या दिया हुआ इसका? क्या दिया हुआ सोचना पड़ेगा है ना. अच्छा इसका वेलोसिटी कितना बोला है? ट्रेन का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. यही ना 20 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है. और 50 kg पर मिनट जो दिया वो क्या दिया हुआ? यहां पर धीरे धीरे इस ट्रेन का मास बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? जो भी मास है. यस और नो? तो टाइम के साथ साथ जो मास में चेंज हो रहा है दैट इज dm/dt इज गिवन टू यू एंड दैट इज 50 kg पर मिनट. ध्यान दीजिए यूनिट से भी पता चलता है बच्चा. कुछ चीज यूनिट से भी पता चलता है. 50 है ऊपर में मास है तो केजी लिखा हुआ है. नीचे में टाइम है तो टाइम क्या है? पर मिनट. अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां पर जो मास है वो वेरिएबल है क्योंकि धीरे धीरे इसमें जितना डस्ट गिरता जाएगा धीरे धीरे ट्रेन का मास इंक्रीज होता जाएगा. क्योंकि मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर. तो क्वांटिटी ऑफ मैटर तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इसका ना. तो अभी m नहीं दिया हुआ. क्या है? dm/dt दिया हुआ है. अगर मास दिया रहता तो ओनली 50 kg लिखता है. यहाँ लिखा 50 kg पर मिनट. इसका मतलब 50 kg पर मिनट या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है. तुम बताओ ना क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा है. ऑब्वियस ट्रेन पर गिर रहा है तो ट्रेन का मास बढ़ता जा रहा है. ठीक है. The extra force required to move this train with constant velocity. इस ट्रेन को जितना वेलोसिटी आपको यहां दिख रहा है 20 मीटर पर सेकेंड इसी वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू चलने के लिए एक्स्ट्रा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ये पूछ रहा है. Here the velocity is constant. इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी अगर आपको चाहिए तो वेलोसिटी जो है उसको कांस्टेंट रखिए. तो हमको पता है ये बात. क्या पता है सर? F इज इक्वल टू होता है dp/d. यहाँ बोले सर के लिख रहे हैं. के का वैल्यू 1 होता है. SI हो चाहे CGS हो. अभी बता दिया तो. और अब यहां पर क्या लिखेंगे? dp के जगह में सर m भी लिखेंगे बाय dt लिखेंगे. अब जरा बताइए ध्यान से कौन कांस्टेंट है? मास की वेलोसिटी. वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वेलोसिटी को बाहर कर दीजिए. देखें ma किया था लेने. ये जो आपने पढ़ा था F इक्वल टू ma. इस क्वेश्चन के लिए F इक्वल टू ma गलत है. नहीं होता है इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए. कांस्टेंट क्या था? वेलोसिटी था. बाहर कर दिया और बचा क्या? जो कि dm/dt बचा है सर. ओके. फोर्स. ये जो फोर्स निकाल रहे हो
वो क्या होगा, v इज 20 कांस्टेंट बोला है, और dm/dt इज 50 kg पर मिनट, मिनट को सेकंड में बदल दीजिए। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से तुम बाबू 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 सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.66 फोर्स है तो न्यूटन, तो 16.66 न्यूटन ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आपके पास एक और फॉर्मूला है फोर्स का, क्या? F इक्वल टू, यहां पे देखो F इक्वल टू v dm/dt, ये कब लगेगा? जब मास वेरिएबल है। और F इक्वल टू ma कब लगता है? जब मास कांस्टेंट, यहां मास वेरिएबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर है? दोनों वेरिएबल हो तो क्या होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल क्या आपको समझ में आ गया है? एक क्वेश्चन ऐसा लिया, देखिए एक और सवाल लग ही नहीं रहा है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का सवाल है ना, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही निकाले। F इक्वल टू dp/dt कौन बताता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? अगर आप F इक्वल टू ma पढ़ के आते सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या ये सवाल बना सकते थे आप? इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़िए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg। एक बॉडी है 20 kg का मास है, उस पर कितना फोर्स काम कर रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है फॉर 10 सेकेंड्स। ये जो 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है कितने टाइम के लिए? फॉर 10 सेकेंड्स। ओके, चेंज इन इट्स मोमेंटम इज, चेंज इन इट्स मोमेंटम इज, कैसे? देखो ध्यान से, फोर्स F, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है सर? चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, है ना? बोलो रे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम सिंपल लिख दे रहे हैं, बाई क्या होता है? टाइम। एक बार लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत, ठीक है कि नहीं? तो चेंज इन मोमेंटम निकालने बोला ना, चेंज इन इट्स मोमेंटम इज, तो चेंज इन इट्स मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। चेंज इन इट्स मोमेंटम को क्या कहते हैं? डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स है और टाइम को इधर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम। याद रखिए ये फॉर्मूला, याद रखिए, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। आगे बात करते हैं। तो फोर्स कितना लगा रहे हो सर? 10 न्यूटन का फोर्स है। ओके, 10 न्यूटन का फोर्स है, कितना टाइम के लिए लगा रहे हो? 10 सेकंड के लिए लगा रहे हो, तो 10 सेकंड के लिए लगा रहे हो, कितना हो गया? 100। क्या निकाल रहे हो? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? अरे केजी मीटर, चेंज इन मोमेंटम का होता है केजी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम, हाँ तो टाइम देख लो, P इक्वल टू क्या पढ़ते हो? MV, MV मतलब हो गया केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। हाँ तो चेंज इन मोमेंटम का भी क्या होगा? केजी मीटर पर। अरे मोमेंटम का जो होगा चेंज इन मोमेंटम का भी वही होगा, तो क्या यूनिट हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड। 100 केजी मीटर पर सेकंड ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यहां से एक और फॉर्मूला हाईलाइट करके लिख लीजिए, कौन सा फॉर्मूला है? चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। लेकिन कहां से निकला? सेकंड लॉ से। ये कोई अलग कैटेगरी नहीं डाल दीजिएगा, इसको वहीं से निकला। यहां पर आपने जो ये फॉर्मूला लिखा, यहां पर हम फिर से लिख दे रहे F इक्वल टू V dm/dt। आप स्टार मार करके कहीं लिख के रखिए, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर वेरिएबल मास एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। मास देखिए अंदर में है मतलब वेरिएबल है, और वेलोसिटी बाहर चुका मतलब कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? तो दो फॉर्मूलाज यहां पर हमने इस क्वेश्चन के थ्रू समझा। एक और क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ व्हीकल ऑफ 100 kg, एक व्हीकल है, मास क्या है? 100 kg, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। ये है व्हीकल, कितना मास है भाई? 100 kg, 100 kg। इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिए, सुनिए, हम आपको इस क्वेश्चन को समझाते समझाते ना, हम चाह रहे हैं कि आप चीजों को ना सीखें। अभी क्वेश्चन बना, क्या सीखने के लिए बोल रहे हैं? कि जो थ्योरी आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, उसको आप ड्राइंग में उतारिए। आधा सॉल्यूशन यही हो जाता है बच्चा, विश्वास कीजिए। तो क्वेश्चन को ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए। दिख रहा है 100 kg का कोई मास है, अरे कार है, जो भी है मास है, वो उसका वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है। टू स्टॉप इट इन 1/10 सेकंड,
इसको रोकना है, इसको रोकना है, तुमको क्या करना पड़ेगा, इधर से फोर्स लगाना पड़ेगा तब तो रोकोगे। बोल रहे इधर से कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, और रोकना कितना टाइम दिया है, रोकने के लिए टाइम दिया है 1/10 सेकेंड। टाइम टू स्टॉप कितना है, टाइम टू स्टॉप 0.1 सेकेंड बोल सकते हैं की बात। 1/10 सेकेंड मतलब समझ में आ रहा कि नहीं? अरे बोलो हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? ओके ओके। द रिक्वायर्ड फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज, इसको रोकना है बोल रहा है, इसको रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो कितना है, ये पूछा जाए। ओके, तो फिलहाल क्या क्या दिया हुआ हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन। चूंकि समझा रहे हैं सिखा रहे हैं तो भाई सब कुछ बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख लो 100 kg इसका मास दिया है, इसका अभी जो वेलोसिटी है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड। जब इसको रोक दोगे फाइनल वेलोसिटी, जब इसको रोक दोगे तो वेलोसिटी कितना होगा, और ये रुकेगा कितना टाइम पे रुकेगा, यहां लिख दिए थे हम वैसे 0.1 सेकंड। ये सारे डाटास जो है आप दिमाग से निकाल पा रहे हैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस डाटा यू कैन फाइंड आउट द फोर्स, जो फोर्स आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो F इक्वल टू क्या होता है m dv by dt, मास चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, m dv by dt लगा सकते हैं, या फिर m डेल्टा v by d डेल्टा dv तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? अरे डेल्टा v by डेल्टा लिखा था ना यार, ये एक टाइम इंटरवल है, दिस इज नॉट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, दिस इज अ टाइम इंटरवल कि विद इन दिस टाइम आफ्टर 0.1 सेकंड, मींस टाइम इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 सेकंड टू 0.1 सेकंड, इट इज अ टाइम इंटरवल। सो जब भी टाइम इंटरवल के बारे में बात हो तो dp by dt नहीं लिखते हैं, डेल्टा p by डेल्टा t लिखते हैं। चलो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर लिख देते हैं डेल्टा p by डेल्टा t लिखते हैं बच्चा। और डेल्टा p का मतलब क्या होता है m डेल्टा v by डेल्टा t। ध्यान दीजिए सर, डेल्टा m क्यों नहीं लिखे रहे, m चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज हो रहा है उसके आगे डेल्टा लिखते हैं। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पहले कितना था 5 मीटर पर सेकंड, बाद में कितना है। अब हम यहां पर फोर्स निकालने जा रहे हैं, ध्यान दो हुआ m मास कितना है, m लिख देते हैं एक बार। चलो डेल्टा v का मतलब क्या है भाई, अरे मास चलो कितना है डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो कितना है 100 kg। डेल्टा v का मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइड बाय क्या है टाइम, टाइम पीरियड कितना टाइम हो रहा है रोकने के लिए 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। सो F इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, ध्यान दो कितना हो गया 500 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी माइनस 500 हो जाएगा यहाँ पर, और 0.1 है, ये पॉइंट घटाओगे तो एक जीरो लग जाएगा। यस F इज -5000 न्यूटन होगा बच्चा। ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए 5000 न्यूटन दिख रहा है। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जिधर जिधर इसका वेलोसिटी है, जिधर इसका मोशन है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, इसलिए माइनस आ रहा है। माइनस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन, फोर्स का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर बोलो रे, जिधर मोशन हो रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, और कुछ नहीं। बाकी कितना लगेगा अगर पूछे तो 5000 न्यूटन लगेगा। आसान, क्लियर है कि नहीं? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर असल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में वी आर प्लेइंग गेम विद द फोर्स, so we need to understand the details about the force or the external force we are applying to an object। यहाँ पे फिलहाल इस सवाल में क्या किए थे, एक फोर्स लगाए थे जिस रोकने के लिए। इसके पहले एक सवाल लिए थे जिसमें हमने क्या किया था, हमने फोर्स लगा के वेलोसिटी को चेंज किया था। तो यहाँ पर सारा खेल किस चीज का है, फोर्स का है। तो हमें फोर्स को बहुत डिटेल में समझना चाहिए, तब जाकर के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। तो चलिए फोर्स को समझते हैं डिटेल में, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें फोर्स पढ़ना है, द वेरी नेक्स्ट टॉपिक 6th नंबर टॉपिक फोर्स। फोर्स क्या है, देखिए फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पुश और पुल। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल इफेक्ट है, किस काम के लिए, तो आगे पढ़ेंगे किस काम के लिए। वैसे आपको पता है कि कोई चल रहा है तो उसको रोकने के लिए, या कोई रुका हुआ है तो उसे चलाने के लिए, कोई सीधा चल रहा है उसको टेढ़ा चलाने के लिए, मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए। एक ही नहीं तो काम है, इनर्शिया को बदलना है। एक्सटर्नल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो इनर्शिया बॉडी में है उसको चेंज करना है। तो यहां लिख रहा है फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ पुश और पुल। हो सकता है ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, विच जिसका काम क्या है, फोर्स का काम क्या है यहां लिख रहा है, 3 काम है, ध्यान दीजिएगा 1 by 1। प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट। कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो उस बॉडी को मोशन पे ले जाएगा या मोशन पे ले जाने का कोशिश करेगा।
क्लियर है कि नहीं? कभी कभी आप फोर्स लगाते हो, वो ऑब्जेक्ट, आप मान लीजिए कोई टेबल को पुश कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो टेबल आगे नहीं गया, लेकिन आप फोर्स लगाए ना, तो आपने ट्राई भी तो किया, दैट इज ऑल्सो अ फोर्स, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ फोर्स। जो ट्राई करता है या तो मोशन प्रोड्यूस कर देगा या मोशन प्रोड्यूस करने का ट्राई करेगा। क्लियर है कि नहीं? जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है उसका बारे में बात। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर नहीं है, मूव कर रहा है, तो इस बॉडी को क्या करने का कोशिश करता है? स्टॉप करने का, रोकने का कोशिश करता है। दैट इज एक्सटर्नल इफेक्ट, दैट इज फोर्स। रोकने का कोशिश करे या रोक दे। कोई अगर कम इनर्सिया वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके पास, जिसका पास मास कम है, इनर्सिया कम, तो आप आसानी से उसको रोक पाएंगे। आप मान के चलिए भारी भरकम पत्थर आपके तरफ लुढ़कते हुए कहीं से आ रहा है, आप उसको रोकने जाइएगा, आपका लाइफ रुक जाएगा, आखिर ना? तो वो बात अलग है। लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं या रोक रहे हैं किसको? मोशन वाले चीजों को। तो जो ट्राई है आपका, वही ट्राई क्या है? फोर्स है। आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी, कोई बॉडी अगर मोशन पे है, जिस रास्ते वो चल रहा है उसी रास्ते पे चलने का कोशिश करता है, मतलब उसी डायरेक्शन में चलने का कोशिश करता है, तब तक चलता है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, हाँ कि ना? तो कभी भी उस डायरेक्शन को बदलने के लिए जो आएगा या ट्राई करेगा बदलने का, वो भी क्या है? फोर्स ही है। तो फोर्स क्या क्या करता है, समझ में आया? एक बार रिपीट कर रहा है। रेस्ट के जो बॉडी होते हैं उसको मोशन पे लाने का, मोशन पे लाता है या लाने का कोशिश करता है। जो मोशन पे होता है उसको स्टॉप करने का कोशिश करता है या स्टॉप करता है। और तीसरा, कोई मोशन में है, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन को भटकाने का कोशिश करता है या कर देता है। समझ में आ रहा है? ये तीन काम। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इन तीनों बातों को यहां हम फील करने का कोशिश करेंगे। हमने अलग अलग कंडीशंस लिया है, ध्यान दीजिएगा। हम यहां पहले से ड्रॉ करके रखे हैं, ध्यान दीजिए। ये क्या है? एक सरफेस है। इस सरफेस पे हमने एक बॉडी को रखा है, ध्यान दीजिएगा, जिसका इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है, क्या है? 0 है। और फाइनल वेलोसिटी भी क्या है? 0 है। और कब है? इस पर हमने एक फोर्स लगाया तब है। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इस पर फोर्स लगाया तब फाइनल वेलोसिटी भी क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या है? आपने इस फोर्स को लगा करके इस ऑब्जेक्ट को, जो कि रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, मतलब रेस्ट पर है, इसको मोशन में लाने का कोशिश किया, ट्राई किया, लेकिन अभी भी किस पर है? रेस्ट पर ही है। फाइनल वेलोसिटी इज 0। लिख रहा है बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, हियर फोर्स इज ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। यहाँ पे बॉडी क्या कर रहा है? सॉरी, यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या कर रहा है? ट्राई कर रहा है इसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज करने का, मतलब मोशन में लाने का कोशिश कर रहा है, बट चेंज नहीं हुआ, बट इट इज ऑल्सो अ फोर्स। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिए। सेकंड स्टेट क्या कह रहा है? ये सरफेस है और इस पर हमने एक बॉडी रखा है। इनिशियल वेलोसिटी स्टिल क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी अभी भी क्या लिए है? 0 लिए। इस पर लगाया हमने फोर्स। जैसे ही लगाया फोर्स, इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, मतलब 0 से ज्यादा हो गया। 0 से ज्यादा हो गया मतलब पहले 0 था, अब ज्यादा हो गया है, मतलब मोशन पे आ गया है, मतलब ये फोर्स काम कर गया। तो लिख रहा है यहाँ पर बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, हियर फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट। पहले जो रेस्ट पर था वो रेस्ट पे नहीं रहा, ये फोर्स क्या कर दिया? इसको मोशन पर ला दिया है। क्लियर है कि नहीं? एक कंडीशन और। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने लिया है सरफेस और इस सरफेस पे हमने बनाया है एक बॉडी। इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। 0 नहीं है का मतलब ये मोशन पर है, पहले से किस पर है? मोशन पर है। ये बॉडी मोशन पर है। क्लियर है कि नहीं? और इस पर मोशन पर है, मान लीजिए हम चल रहे हैं ऐसे, और पीछे से और कोई धक्का दे दिया, मतलब यहां पर इस बॉडी को चलने का जो डायरेक्शन है उधर ही है और इस पर हमने इधर ही एक फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा? जो वेलोसिटी था उससे और बढ़ जाएगा। तो यहां लिख रहा है फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? पहले भी वेलोसिटी था कुछ, 0 नहीं था, रेस्ट पर नहीं था, लेकिन वेलोसिटी अभी भी चेंज हुआ, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। यहां लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ ही क्षण में, कुछ ही टाइम पे, एक स्मॉल इंटरवल में क्या हुआ? द फोर्स इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। स्पीड क्यों लिख रहा है? यहाँ डायरेक्शन का बात ही नहीं, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना, इसीलिए फोर्स स्पीड लिख दिया गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं तो वेलोसिटी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, कहीं जाके फर्क पड़ेगा, लेकिन जहां डायरेक्शन के बारे में बात आएगा वहां फर्क पड़ जाएगा। फिलहाल डायरेक्शन सेम है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। बोला इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम द फोर्स इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। अरे पहले जो स्पीड था इसका क्या था? 0 से थोड़ा ज्यादा था, 0 नहीं था, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड था,
बाद में कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो इंक्रीज हो गया, लेकिन डायरेक्शन वही है। क्यों डायरेक्शन वही है? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, इसलिए इधर मोशन है, ये मोशन का डायरेक्शन है बॉडी, सॉरी हम बनाते हैं अलग कलर का पेज, ध्यान दीजिएगा। मोशन का डायरेक्शन किधर है? इधर है मोशन का डायरेक्शन, ठीक है। आपने उधर ही फोर्स लगा दिया तो जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी और बढ़ गया, तो मैग्नीट्यूड बढ़ा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो लिख रहा है यहाँ पर इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम द फोर्स इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन्स सेम। डायरेक्शन जो था वही है, अभी भी इधर मोशन कर रहा था उधर ही आपने पुश कर दिया, हमने ऐसे चल रहा था और पीछे से कोई धकेल दिया तो मेरा डायरेक्शन थोड़ी बदल जाएगा, जैसा था वैसे, लेकिन वेलोसिटी बढ़ जाएगा या स्पीड बढ़ जाएगा, जो भी कहे। क्लियर है कि नहीं? इस कंडीशन में टीम क्या कह रहा, देखिए आपके पास एक क्या है, सरफेस है और इस सरफेस में आपने बॉडी रखा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी हमने यहां लिखा है, देखिए ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। और आपने लगा लिया इस पर फोर्स, किधर लगा दिया? जिधर मोशन था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया है बच्चा। किधर फोर्स लगाया रे? मोशन किधर था? मोशन का डायरेक्शन हम रेड से दिखा रहे हैं, ठीक है, इधर है, लेकिन फोर्स आपने उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाएगा। यहां पर वेलोसिटी जो आपको दिख रहा है इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो नहीं है, फिर कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर इज समथिंग वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं। और आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, मान लीजिए पकड़ के खींच दिया पीछे की तरफ, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? कम हो चुका है। हियर द फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, फिर से लिख रहे हैं फाइनल वेलोसिटी भी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। तो लिख रहा है यहां पर इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम द फोर्स डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन सेम। अभी भी मोशन का डायरेक्शन सेम ही है, बस स्पीड को आपने क्या कर दिया? स्लो कर दिया, कम कर दिया, लेकिन फोर्स इसके लिए क्या करना पड़ा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। जिधर मोशन हो रहा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा? वो उसका स्पीड कम हो जाएगा, इवन रुक भी सकता है। आप अगर उतना अमाउंट में फोर्स लगा दीजिएगा जितना रिक्वायर्ड है तो क्या हो जाएगा? वो रुक भी सकता है। आगे बात करें। अरे सर मैग्नीट्यूड तो सिर्फ क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड बदल रहा है, एक बार मैग्नीट्यूड बढ़ गया और एक बार मैग्नीट्यूड घट गया, डायरेक्शन अभी भी सेम है। एक कंडीशन ले रहे हैं जिसमें डायरेक्शन चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान दीजिएगा, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये पार्टिकल यहां पर है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। यहां पर जब पार्टिकल इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा तो आप कह सकते हैं सर यूसीएम में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो क्या होता है? सेम होता है। और उस पर फोर्स कहां लगता है? जब सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे थे पिछले चैप्टर में तभी बताए थे, हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी के या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसे आप एक नाम देंगे आगे जाके सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंटर की तरफ लग रहा फोर्स। यहां लिख रहा है in UCM only direction of velocity changes, magnitude remain constant, force is always perpendicular to the velocity। ध्यान दीजिएगा, ये जो वेलोसिटी है हमेशा परपेंडिकुलर, यहां रहेगा तो फोर्स अंदर की तरफ। तो यहां पे क्या हो रहा है? फोर्स तो लग रहा है, इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है बोलो तो? इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड इट रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी यूसीएम होता है तो जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, वो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स का काम क्या है? उस वेलोसिटी के डायरेक्शन को बार बार चेंज करते रहना, यही काम है इस फोर्स का। दुनिया में जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स का काम ही है उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करते रहना, तभी तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। जिस दिन वो फोर्स गायब हो जाएगा ना तो ऑब्जेक्ट कैसे चला जाएगा? टेंजेंशियल मोशन करके स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा, वो गायब हो जाएगा। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर पार्टिकल यहां पर है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, यहां पर आपने फोर्स को जीरो कर दिया तो सीधा चला जाएगा, वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्या यहां तक समझ में आ गया? क्या यहां तक समझ में आ गया? तो चलिए फोर्स के बारे में सेकंड पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे। हमने सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा फोर्स के बारे में, सेकंड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद और भी कई सारे पॉइंट्स है। फोर्स को डिटेल में पढ़ना जरूरी है, तभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अच्छे सवाल आप बना पाएंगे। फिर से आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ और पॉइंट सेकंड पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। वो फोर्स के बारे में डिटेल में बात की थी। फर्स्ट पॉइंट पहला लिखा हुआ डायमेंशन। डायमेंशन आराम से आप निकाल सकते हैं। क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यस सर। तो मास का डायमेंशन आप लिखो, फोर्स का अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो यहाँ पर मास का डायमेंशन m हो जाता है, सिंपल मास।
और एक्सेलरेशन क्या होता है LT माइनस 2। इसको सॉल्व करके लिख दो, क्या हो जाएगा MLT माइनस 2 इज द डायमेंशन। ये तो चैप्टर 1 में ही पढ़ लिए थे, है ना। चलिए वापस आता है यूनिट में। फोर्स के जो यूनिट है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है आपका एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा है आपका ग्रेविटेशनल यूनिट। तो एब्सोल्यूट यूनिट क्या है और ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट, जो जैसे कि कोई कार चल रहा है उसको रोकने के लिए कितना फोर्स है, कोई कार रुका हुआ है उसको स्टार्ट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, ये सब चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम एब्सोल्यूट यूनिट का यूज करते हैं। और ग्रेविटेशनल यूनिट, जब ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होता है, ये ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आ गया, यहां पर कौन इन्वॉल्व है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होता है वहां ग्रेविटेशनल यूनिट्स का यूज करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। कौन क्या है बता देते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट आप जानते हैं, न्यूटन जानते हैं, दैट इज ऐसा यूनिट आप कह सकते हैं। तो एक यूनिट हम लिखेंगे, ऐसा यूनिट लिखेंगे, दैट इज न्यूटन। न्यूटन सिंबल क्या होता है आपको पता है, कैपिटल N, ध्यान रखिएगा। न्यूटन है और ये क्या है बाबू, SI यूनिट। क्या है, SI। लेकिन इसका अगर CGS यूनिट आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे, टाइम। क्या होता है, टाइम। नहीं पता है तो पता कर लीजिए, अभी तक पता होगा ऑब्वियसली। ये क्या है इसका, CGS यूनिट। क्लियर है कि नहीं? डाइन। फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है, डाइन। कितना न्यूटन, कितना डाइन, सब कुछ यहां डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, अगर जानते हैं बहुत बेटर है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आते हैं वापस ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट भी बच्चा दो टाइप के होते हैं। एक तो MKS यूनिट होगा, जिस MKS को मॉडिफाई करने के बाद ऐसा ही बनाया गया था। यस और नो, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 1। MKS यूनिट इसका होता है किलोग्राम फोर्स। क्या होता है, किलोग्राम फोर्स। ये है इसका MKS यूनिट, ठीक है। और एक होता है ग्राम फोर्स। क्या होता है, ग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स ये है इसका CGS यूनिट। क्लियर है कि नहीं? MKS यूनिट क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट का कहता है। KGF कहीं लिखा हुआ रहे तो समझ जाइएगा, समझ में आ रहा है, ग्रेविटेशनल। शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, KGF, ठीक है। और ग्राम फोर्स को GMF, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। बोले क्लियर है कि नहीं? अच्छा बच्चा ये बताओ तो न्यूटन जो आप लिख रहे हो एक्चुअली में वो यूनिट क्या है, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या कहते हो, न्यूटन कहते हो। और डाइन किसको कह रहे होगे, kg की जगह ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हो, डाइन कहते हो। आपसे पूछ रहे हैं 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन। यहां से हैशटैग करके सब कुछ शुरू कीजिएगा। क्या कह रहे हैं, 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन। 10 to the power 5. वेरी गुड। क्या होता है, 10 टू द पावर 5। जब आप क्या आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट सीख चुके हैं ना, चैप्टर 1 में हमने सिखाया है, आपको डायरेक्टली अभी याद रखना है ना। आपको कैसे यहां से यहां गया ये आपको पता होना चाहिए। kg को ग्राम में बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। ये बात आपको पता रहना चाहिए। बोलिए क्लियर है कि नहीं? 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 टू द पावर 5 डाइन हो जाता है। आगे बात करें, आगे बात करें। kg फोर्स दैट इज किलोग्राम फोर्स, ग्राम फोर्स दैट इज GMF, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। 1 kgf कितना न्यूटन के बराबर होता है, 1 kgf जो है कितना न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg फोर्स जो है, जो कि MKS यूनिट है, सिमिलर टू SI यूनिट, कितना न्यूटन के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 9.81 1 kgf इज इक्वल टू 9.81, ध्यान रखिएगा 9.81 न्यूटन होता है। अच्छा सर 1 ग्राम फोर्स कितने के बराबर होता है, 1 ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स जरा बताओ। न्यूटन नहीं पूछ रहे हैं, CGS है ना, तो CGS यूनिट इसका क्या है, डाइन है, तो कितना डाइन के बराबर होता है ये पूछ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? 1 ग्राम फोर्स हाउ मच डाइन के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए बस। क्योंकि डाइन से आप न्यूटन में आ जाइएगा, न्यूटन से आप डाइन में चले जाएंगे। यहाँ एक ही फॉर्मूला बता दिया। क्लियर है कि नहीं? तो 1 ग्राम फोर्स इज हाउ मच डाइन, 1 ग्राम फोर्स इज 980 डाइन्स। कितना होता है, 980 डाइन्स। बच्चा एक बात याद रखना, यहाँ पर 9.81 अगर याद ना रहे तो 9.8 कम से कम याद जरूर रखना। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर एक्चुअली में
980 नहीं होता, 980 से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है 980 डायंस, याद रहना जरूरी है। क्लियर है? अगर इन दोनों में कन्वर्जन हो केजीएफ और ग्राम फोर्स में, केजीएफ और ग्राम फोर्स में, हम कह रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, चलिए एक और हैशटैग यहां पे डाल दीजिएगा, क्या ना 1 kgf 1 kg फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम फोर्स। तो आपको कितना लिखना चाहिए, 10 टू द पावर 7 ग्राम फोर्स। कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 10 टू द पावर 7 ग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 ग्राम फोर्स होता है, ध्यान रहेगा। क्या क्लियर है कि नहीं? बस डायरेक्टली इन सब बातों को याद रखिए, इसीलिए बोला ये पूरा जगह ले लेगा, सब कुछ डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? ग्रेविटेशनल यूनिट कब यूज होता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होता है किसी पार्टिकल के मोशन पर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? ठीक है, सीजीएस एसआई दोनों के बारे में बात हो गया, डायमेंशन हो चुका, यूनिट हो चुका। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या कह रहा है, F इक्वल टू ma, जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला वैलिड ओनली इफ फोर्स इज चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसको मोशन पे ले आए, या कोई मोशन पर है उसको रेस्ट पर ले आए, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। और एक बात साथ में लिख रहा है, एंड द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड फाइनाइट। मास जो बॉडी का होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, साथ में फाइनाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट मास बॉडी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये पढ़ा कि F इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt। क्लियर? यहां पर P का फॉर्मूला आप जानते हैं mv, तो हम यहां लिख रहे हैं P की जगह क्या लिख देंगे, mv। मास इज नॉट वेक्टर बट वेलोसिटी इज वेक्टर, नो। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, चूंकि मास कांस्टेंट है और फाइनाइट है, इसी वजह से आप इसको बाहर कर रहे हैं, फिर क्या लिख रहे हैं, dv बाई dt। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, m की जगह m, dv बाई dt को एक्सेलरेशन कह रहे हैं। तो ये जो F इक्वल टू ma आ रहा है तभी आएगा जब क्या है, मास कांस्टेंट और फाइनाइट हो, पहला बात। और दूसरा बात, यहां पर एक बात और लिखा था, ये तब होगा जब क्या हो, वेलोसिटी में चेंज हो। बच्चा, वेलोसिटी में चेंज कब होगा, या तो रेस्ट पे था मोशन पे ले आओ, जीरो से कुछ वेलोसिटी आ गया, या तो कुछ वेलोसिटी था उसको रोक दो, तो कुछ वेलोसिटी था रोक दो मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाए। चेंज इन वेलोसिटी होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, और अगर एक्सेलरेशन आएगा तभी तो फोर्स आएगा, क्योंकि F इक्वल टू ma आप लिख रहे हैं। इफ a इज नॉट देयर देन F इज नॉट देयर। आपको बोलने का मतलब है कि आप कोई टेबल को फोर्स लगा रहे तो वो घसका नहीं, तो आपने फोर्स नहीं लगाया, ऐसा है क्या? फोर्स का मतलब ये है which try to do something। जरूरी नहीं है कि वो कर ही दे, लेकिन क्या इसका मतलब टेबल को आपने फोर्स लगाया और टेबल अगर खिसका नहीं, डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो क्या आपने फोर्स नहीं लगाया? लगाया ना। इसका मतलब यह है कि ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है। अगर आपने फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से F इक्वल टू ma के हिसाब से आपने कोई फोर्स लगाया ही नहीं, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट, वो टेबल एक्सेलरेट किया नहीं, वेलोसिटी में चेंज किया नहीं, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो है, लेकिन आपको पता है आपने फोर्स लगाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तभी वैलिड है जब वेलोसिटी में चेंज हो जाए, मतलब एक्सेलरेशन आ जाए, चाहे वो रेस्ट से मोशन में जाए, चाहे मोशन से रेस्ट में आए, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन आता है। एक केस में एक्सेलरेशन, एक केस में रिटार्डेशन, जिसे आप नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन होना चाहिए, वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। आगे बात करें क्या? आगे बात करें, ध्यान दीजिएगा। इफ बोथ मास एंड वेलोसिटी आर नॉट कांस्टेंट, आप अभी फॉर्मूला में पढ़ रहे हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये कह रहे हैं। लेकिन यहां पर आगे लिख रहे हैं क्या, p के जगह में mv बाई dt। और अब आप कह रहे हैं कि ये जो मास है और ये जो वेलोसिटी है दोनों ही कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या आप इसको बाहर कर पाएंगे? कांस्टेंट था तभी तो बाहर कर पाए थे, नहीं कर पाए। तो आपने डिफरेंशिएशन u इंटू वी रूल पढ़ा होगा ना, a इंटू बी मान लेते हैं, दोनों वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, a db बाई dt, फिर क्या करते हैं प्लस, बोलो ध्यान से, b da बाई dt। इस तरह से तो आपने पढ़ा होगा। अगर a और b दोनों वेरिएबल है तब ऐसा होता है। तो हम यही काम यहां पर करेंगे। अगर m वेरिएबल है तो m को निकाल दिए, dv बाई dt हम लिख दिए, और एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, v को बाहर रखना पड़ेगा, dm बाई dt करना पड़ेगा।
एक्चुअल फॉर्मूला तो फोर्स का यही है। बच्चा ध्यान रखिएगा, ये dm by dt जो होता है वो जीरो होता है जब मास में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है? dm by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, यही ना। तो जब कोई चेंज, मास में कोई चेंज नहीं होगा तो ये पूरा जीरो होगा। अगर ये पूरा जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो होगा, तो क्या बचेगा? m dv by dt। m dv by dt मतलब ma, है ना। तो सिर्फ आप लोग F इक्वल टू ma पढ़ते हो, ये हर जगह वैलिड नहीं होता। अभी तो हमने बताया एक्चुअली में F इक्वल टू क्या होता है? m dv by dt प्लस v dm by dt। कभी कभी dm by dt जो कि जीरो हो जाता है, इस वजह से डायरेक्टली F इक्वल टू ma आपको देखने को मिल जाता है। बट एक्चुअल बात तो ये है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कभी कभी चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता तो ये जीरो हो जाता, फिर ये बच जाता। इसका एक न्यूमेरिकल भी हमने अभी देखा थोड़ा देर पहले, हाँ कि ना, जिसमें मास चेंज हो रहा था, वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो सिर्फ ये वाला आएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन have three components along x, y and z axis, then अगर फोर्स के तीन कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट z डायरेक्शन। तो फोर्स को कैसे लिखते हो आप? सब जानते हैं फोर्स को लिखना। F इक्वल टू क्या लिखते हैं? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये लिखते हो ना। अरे एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है उसके साथ आई कैप लिख देते हैं, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है उसके साथ जे कैप लिख देते हैं और जेड डायरेक्शन में जो फोर्स है उसके साथ के कैप लिख देते हैं। सिमिलरली एक्सेलरेशन को भी कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि ये फोर्स था, यहां पर सारा वेक्टर ही है। एक्सेलरेशन को भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में अलग अलग एक्सेलरेशन है तो आप क्या लिखेंगे ना? ए एक्स आई कैप फिर ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बोलो बच्चा, क्लियर है कि नहीं? तो आपसे पूछ रहे हैं ये वाला जो फोर्स है एक्स डायरेक्शन में, फोर्स कैसे निकालोगे? तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो कैसे निकालोगे? ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट का मास मान लो अगर m है, एक्सेलरेशन कौन सा वाला लेना होगा? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है वो लेना होगा। तो ध्यान रखिएगा ax लिखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? m ax। और सिमिलरली एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? m ay। सिमिलरली एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? m a z। ध्यान से समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सब वैल्यूज ऐसे निकाल करके फिर यहां पर पुट करते हैं तो नेट फोर्स यहां से निकलता है। क्लियर है कि नहीं? अगर तीन कंपोनेंट्स में बटा हुआ है एक्सेलरेशन तब का बात ये हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? ऐसा कई जगह पर होगा। आपका एक टॉपिक है, नाम है कॉलिजन। वहां पर दो तीन ऑब्जेक्ट को एक साथ टकरा देंगे और टकराने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में भागेगा तो सभी पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग अलग होगा। उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहां पैनिक मत कीजिएगा, सर ऐसे तो कुछ नहीं सिखाया। अरे अभी सिखाते रहे। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा कि नहीं यार? देखो यार, देखो कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। लेट्स सपोज आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट आपने क्या किया? दे मारा दीवार में इसको। इसका मास आपको पता था, मान लेते हैं ये इसका मास 2 kg है। आपने इसको जैसे ही दी मारा, ये मान लीजिए 2 टुकड़ा हो गया और 2 टुकड़ा किसी एक डायरेक्शन में ही जाएगा, जरूरी है क्या? अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है 10 टुकड़ा हो। हम तो 2 टुकड़ा ही बोल रहे हैं। तो हो सकता है जो पार्टिकल जा रहा है उसका अलग अलग डायरेक्शन हो, लेकिन मास तो 2 kg था, 2 अलग हिस्सा में बढ़ चुका है। अब जरूरी है कि दोनों का 1 kg ही होगा? ये भी जरूरी नहीं। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं, यही तो फिजिक्स का खूबसूरती। ये चीज वहां पर अप्लाई होगा जब हम पढ़ेंगे। तो कॉलिजन। आगे बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा है, ये आप जानते हो शायद। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली अपने स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो इसको चलाने के लिए कोई अलग से फोर्स का जरूरत नहीं है, इसको रोकने के लिए चाहिए होगा। यूनिफॉर्मली मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो वेलोसिटी में चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, ना कि उसका वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए फोर्स चाहिए। एक साइंटिस्ट थे, सुनो ध्यान से, नाम था एरिस्टोटल, ग्रीक के थे। सबसे पहले जो फोर्स के बारे में बातें किया, उन्होंने क्या कहा जानते हो? कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर कंटिन्यू मोशन में रहना है तो उस पर एक फोर्स कंटिन्यू लगते रहना चाहिए, जो कि गलत बात है। वो कौन क्लियर किया? न्यूटन भाई साहब ने क्लियर किया। ऐसा नहीं है आप जो पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर ये प्रॉब्लम। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए क्या बोलते हैं, एरो, और क्या बोलते हैं इसको, जो धनुष बाण,
है ना। तो अगर वैसा कुछ है, आपने फोर्स लगाया, छोड़ दिया, और जो एरो जा रहा होता है, क्यों जा रहा होता है, तो एरिस्टोटल के हिसाब से क्या कह रहा है ये जानते हैं कि वो जो एरो जा रहा होता है ना, उसके पीछे हवा है, एयर है, दैट एयर इज पुशिंग दैट एरो। एक्चुअली में नहीं, एक्चुअली में नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कह रहा है कि आपने बचपन में खेला होगा कार, एक छोटा सा गाड़ी वगैरह, और गाड़ी को रस्सी बांध करके, बचपन में खेला है इस तरह से टान टान के खेलते थे। पता नहीं आज का तो बचपन सब फैशन का हो चुका है, हम लोग खेलते थे गाड़ी, एक छोटा सा बचपन में खिलौना वाला गाड़ी खरीद देते थे, सामने रस्सी बांध देते थे तो खींच खींच के लाते थे, है ना। ये जब तक खींचते थे तब तक चलता था, जैसे ही रोक देते थे, खींचना छोड़ देते थे, वो रुक जाता था। तो एरिस्टोटल का कहना है कि जब आपने उसको खींचना छोड़ दिया तब रुक गया। इसका मतलब यह है कि उसको कंटिन्यू मूवमेंट कराने के लिए, मोशन में रखने के लिए आपको फोर्स कंटिन्यू लगाना चाहिए था, लेकिन ये बात सच नहीं है। सर ये बात तो सच है, ऐसे ही लग रहा है कि आपने छोड़ दिया और वो रुक गया। असल में रुक क्यों रहा पता है? क्योंकि सरफेस में फ्रिक्शन है। इस नेचर में बहुत सारे ऑब्जेक्शनल फोर्स प्रेजेंट है जो कि मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। उस एरिस्टोटल के टाइम तक ये सब बातें पता नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे बातें कहा। जो भी बात है यहां पर, ये बात सच्चाई है जो लिखा हुआ है कि कोई फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में, वो भी यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो उसको कोई फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको रोकने के लिए चाहिए, उसका वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। क्लियर है कि नहीं? चलिए, यहां तक हमने 7 नंबर पॉइंट तक डिस्कस किया है। फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर के आप बड़े बड़े क्वेश्चंस बना सकते हैं। बार बार हर स्लाइड में कह रहे हैं, तो और भी कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस करेंगे हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन फोर्स इज रिटन विदाउट डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। क्लास 12 तक ये बातें जरूरी है, बहुत बच्चों को नहीं पता है, जरूरत भी नहीं समझ में आता है, लगता है कि बिना इसके भी पार हो जाएगा, पार हो भी जाता है। लेकिन अगर फिजिक्स को रियल में फील करना है ना, तो हर बातों को दिल से लीजिए। हम फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और 8th नंबर पॉइंट में आए हैं, और यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप किसी जगह फोर्स को लिख रहे हैं बिना डायरेक्शन के सिर्फ मैग्नीट्यूड आप लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। व्हेन फोर्स इज रिटन विदाउट डायरेक्शन, देन पॉजिटिव फोर्स मींस रिपल्सिव फोर्स, व्हाइल नेगेटिव फोर्स मींस अट्रैक्टिव। अगर बिना डायरेक्शन के आप निकाल रहे हैं कि कोई फोर्स आया, लेट सपोज वन फोर्स इज 5 न्यूटन एंड अनदर फोर्स इज -5 न्यूटन, तो इससे ये क्लियर होगा कि अगर 5 न्यूटन लिखा हुआ, बिना डायरेक्शन का लिखा हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ 5 न्यूटन, इसका मतलब क्या है पता है? रिपल्सिव फोर्स है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिपल्सन हुआ है, या दो चार्ज के बीच में, या दो कोई भी चीज के बीच में रिपल्सन है। रिपल्सन मतलब समझ में आता है? दूर जाने का। क्लियर है? और अगर नेगेटिव आया हुआ है, बिना डायरेक्शन का आप लिखे हैं, आंसर क्या आया हुआ है? नेगेटिव आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। ध्यान रहेगा इस बात का। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे एग्जाम्पल हम लिखे हैं, क्लास 12 में आपको पढ़ना है, इसका प्रूफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा। बाकी आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल है यहाँ पर? पॉजिटिव फोर्स का एक एग्जांपल है ना, फोर्स बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। आपको पता है, दो सिमिलर चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है? रिपल्सिव। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, और एक पॉजिटिव चार्ज अगेन हमने ले लिया, तो दो चार्जेस के बीच में क्या होने वाला है? दो चार्जेस के बीच में जरा बताइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा? रिपल्सन होगा, है ना। एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल करेगा। ये भी इसको रिपल करेगा और ये भी इसको रिपल करेगा। और फोर्स कितना होता है आपको पता होना चाहिए, F=K Q1 Q2 by R²। ये हमने आपको केमिस्ट्री में बताया होगा, क्योंकि क्लास 12 का फिजिक्स में आपको पढ़ना है। R क्या है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। तो देखिए ना, पॉजिटिव ही आंसर आएगा ना, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों ही पॉजिटिव है। K का मतलब क्या होता है यहाँ पर लिख देते हैं, K का मतलब होता है 1/4πε0। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है ना। आगे जाकर के क्लास 12 में आप सीखेंगे। अगर यही दो चार्ज क्या हो? ऑपोजिट हो। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज आपने लिया और दूसरा नेगेटिव चार्ज आपने लिया, और बिना डायरेक्शन देखे आप निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे फिर? Q1। मान लेते हैं ये Q1 था बच्चा, ये Q2 था, ये Q1 है, ये Q2 है। तो ध्यान दीजिएगा, K Q1 Q2 की जगह क्या लिखेंगे? -Q2 लिखना पड़ेगा ना, बाय R²। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R होता है। तो देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है, आपको देख के पता चल रहा होगा, नेगेटिव।
तो दो नेगेटिव चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव होता है। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही नहीं, दो सेम चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो नेगेटिव वो पॉजिटिव होता है। जैसे कि अगर आप इस पे भी माइनस ले लीजिएगा, इस पे भी माइनस ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 भी माइनस, Q2 भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? उतना समझने की जरूरत नहीं, क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझना जरूरी है आपको कि अगर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो रिपल्सिव फोर्स है, अगर फोर्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स है। नेगेटिव फोर्स का एग्जांपल दिया हुआ, फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, दो अपोजिट चार्ज हो प्लस और माइनस, तो दोनों के बीच का फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं, आउट ऑफ सो मेनी नेचुरल फोर्सेस, दुनिया में बहुत टाइप के फोर्सेस आप आगे जाकर के पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? देयर आर सो मेनी नेचुरल फोर्सेस इन द यूनिवर्स, तो आउट ऑफ दैट, आउट ऑफ दोज फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस, फॉर डिस्टेंस 10 to the power -15 मीटर, कितना डिस्टेंस है, बहुत कम, माइनर डिस्टेंस। ये किसका डिस्टेंस है, आपको याद आ रहा होगा, केमिस्ट्री में हमने रेडियस का ऑर्डर पढ़ाया था आपको। किसका रेडियस का, न्यूक्लियस का ऑर्डर का, एटम के ऑर्डर का बताया था ऑब्वियसली, 10 to the power -10 मीटर बताया, लेकिन न्यूक्लियस का जो ऑर्डर होता है 10 to the power -15 मीटर होता है, बहुत छोटा जगह। उस न्यूक्लियस के अंदर भी फोर्स है बच्चा, न्यूक्लियस के अंदर भी फोर्स है। बोले सर न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन्स होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होते हैं सर, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? अरे वहां पर न्यूट्रॉन भी है और न्यूट्रॉन का पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन का रोल है उस फोर्स पर, जो कि कैसे समझ पाएंगे, जैसे आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो वहां आपको न्यूक्लियर फोर्स पढ़ाया जाएगा, स्पेशली ये टॉपिक है आपको पढ़ना है। आप वहां पर देख भी सकते हैं, हमारा पोस्टर में लगा हुआ होगा, आप देख सकते हो। क्लियर है कि नहीं? बाकी आप समझ पाएंगे बाद में। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, याद रखिएगा, इस बात को लिख रहा है यहां पर, न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, जिसका जो ऑर्डर होता है, जो डिस्टेंस होता है वो आपको पता है 10 to the power -15, और ग्रेविटेशनल तो कितना भी डिस्टेंस का हो सकता है आपको पता है, और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो यहां पर एक ऑर्डर लिखा हुआ है, इस बात को याद रखिए, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए, कि एफ न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा है, उससे कम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उससे भी कम क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पेपर है, अगर थोड़ा सा फाड़ के दीजिएगा, अभी हम आपको इस बात को प्रूफ करके देखें, ठीक है? थोड़ा सा प्रूफ करके इस चीज को दिया जा सकता है, छोटा सा जैसे कि टुकड़ा करके दीजिए, है ना? तब तक हम एक और चीज को पढ़ते हैं। अच्छा रेडी हो गया, ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए पेपर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में अगर ना, तो उसके पास मास है, क्या ये मासलेस है? मास है। अगर मास है तो इस पर वेट लगेगा कि नहीं? वेट किधर लगता है? इतना तो ज्ञान हो चुका होगा सर, ग्रेविटेशन फोर्स को ही क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो इन ये जो पार्टिकल्स है, जिसे हम अभी छोटा छोटा टुकड़ा कर लिए और हम हाथ पे यहाँ पर रखे, आप ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ टुकड़े तो ऐसे छोड़ भी दे रहे हैं तो नीचे की तरफ ही जा रहा है कि नहीं? ऊपर तो नहीं जा रहा ना। तो यहाँ पर हमारे हाथ में कुछ ऐसे टुकड़े हैं, तो यहाँ पर क्यों है अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि सर ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर है, नहीं तो उड़ के ऊपर चला जाता। ग्रेविटी है, इस वजह से वेट इसका नीचे की तरफ काम कर रहा है, यस और नो? अगर कोई कार्डबोर्ड टाइप का चीज है तो आप दे सकते हैं हमको, यहां से हम ले लेते हैं, एक मिनट। कार्डबोर्ड टाइप का चीज है, तो आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है? तो इस पेपर के ऊपर, इस कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ हमने पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा लिया, और ये यहाँ पर क्यों है अभी मान रहे हो कि नहीं? वेट है नीचे की तरफ इसका। आप इस प्रैक्टिकल को बचपन में किए हो, रीजन ये जो किए हो, ये कौन सा, ये क्या कर रहे हो आप? फ्रिक्शन लगा रहे हो, और फ्रिक्शन की वजह से क्या आता जानते हो? इस पर स्टैटिक चार्ज आता है, और इस स्टैटिक चार्ज की वजह से आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, देखिए अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आपको कैमरा के सामने ले जाकर के हमने आपको दिखाया तो आप देख सकते हैं अट्रैक्ट हो रहा है, यस थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट हो रहा है। चूंकि ये प्लास्टिक का नहीं है ना, ये कांच का ग्लास है, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो रहा है। अगर प्लास्टिक का से आप करेंगे तो और ज्यादा अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। फ्रिक्शन कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि यहीं पर हो, कहीं पर भी फ्रिक्शन कर सकते हैं, यहाँ जल्दी हो जाता है क्योंकि ऑयल होता है जनरली सिर पे। तो देखिए ध्यान से, ये हो रहा है, ये देखिए, ये भी हिल, ये देखिए ये वाला पार्टिकल हिल रहा है, जो भारी होगा वो कम हिलेगा। देखिए ध्यान से इस पार्टिकल पे, ये देखिए हिल रहा है, ये पार्टिकल हिल रहा है। आपने ये तो बचपन में किया होगा, क्यों ऐसा हो रहा है? सर ग्रेविटी तो नीचे खींच रहा था, लेकिन
चूंकि इस पर स्टैटिक चार्ज है, ये स्टैटिक चार्ज इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उससे भी ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने लिखा नहीं, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला जो फोर्स आपने लिखा है ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है कि नहीं? तो ग्रेविटेशन इतना वीक होता है। यहां पर कितना वीक होता है इसके लिए एक कंपैरिजन लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलिए चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए, एक ही बात है। क्लियर है कि नहीं? दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, अगर दो इलेक्ट्रॉन है बच्चा, अगर दो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दो, ये एक इलेक्ट्रॉन रहा, ये एक इलेक्ट्रॉन रहा, चार्ज तो है ना, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज ही है ना, दोनों नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में फोर्स होगा कि नहीं होगा, यस और नो, फोर्स होगा। कितना होगा ना सर, F इक्वल टू के Q1, Q1 इज कितना है चार्ज इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी माइनस, आपको पता है। हम इसको E लिख दे रहे हैं सिर्फ, ठीक, थोड़ा देर के लिए E लिख दिए। यहां पर भी इसका चार्ज E, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R है, तो हमने लिख दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो यहां पर आप लिखेंगे F इक्वल टू क्या, के E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये लिख दिया थोड़ा देर के लिए। अब दोनों चार्ज के बीच में, ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसके पास भी तो मास है ना, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, तो दो मास के बीच में कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को E लिख दीजिए, Fe, और ग्रेविटेशनल फोर्स को Fg लिख दीजिए। क्या होता है, Gm1m2 बाई R स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई R स्क्वायर। डिस्टेंस दोनों के बीच में अभी भी R ही हमने रखा है, तो यहां पर क्या निकाल सकते हैं, Fg इक्वल टू Gme स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ये R और R तो कैंसिल हो जाएगा अगर रेशियो निकालेंगे दोनों का। अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या निकालेंगे, Fe बाई Fg निकालेंगे, तो Fe में ये Ke स्क्वायर ऊपर में बच जाएगा, और नीचे में Fg के लिए क्या बच जाएगा, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, यही बचेगा ना, R तो कट जाएगा। जब वैल्यू बैठाएंगे K का, दैट इज हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। फिर अब E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू बैठाइएगा। फिर G, कैपिटल G का वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11 होता है ना, ये सब ग्रेविटेशनल क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, इस तरह से बैठाएंगे। सारे वैल्यूज को बैठाने के बाद आप पाएंगे वैल्यू कितना होता है, 10⁻43। तो ये डेरिवेशन क्लास 12 में पढ़ना है, डोंट वरी, हम वहां कराएंगे। अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, अभी आपके लिए सिर्फ ये बात जरूरी है जानना कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है कि नहीं? कितना ज्यादा होता है, डायरेक्टली याद रखिए, 10⁻43 टाइम्स ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हाउ मच, तो याद रखिएगा, इस Fg को उधर लेके जाइए तो क्या पता चलेगा, 10⁻43 टाइम्स जो है ज्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं? बाकी इतना सब कुछ आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी क्लास 12 में आपको पढ़ना है। जो जो आइडियाज आपके पास होना चाहिए वो देते हुए चल रहे हैं, ताकि छोटे छोटे सवाल अगर आपके सामने आए तो डील कर सके क्लास 11 से ही। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक टाइप ऑफ फोर्स हम ले रहे हैं कांस्टेंट फोर्स, और दूसरा ले रहे हैं वेरिएबल और डिपेंडेंट फोर्स। ठीक है, अलग अलग पॉइंट करके पढ़ रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स क्या है, जो कभी ना बदले। लेकिन फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हम कह रहे हैं दोनों ही तरह से ना बदले। बोलने का मतलब, इफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज कांस्टेंट, मतलब नहीं बदले, इट इज सेड टू बी अ कांस्टेंट फोर्स। अगर किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कभी नहीं बदले, उसको हम क्या बोल देंगे, कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स किसको बोलेंगे, जिसका बदल सकता है। यस सर, वेरिएबल फोर्स या डिपेंडेंट फोर्स किसको बोलेंगे, जो बदल सकता है, जो किसी चीज पर डिपेंडेंट हो। वो डिपेंडेंट किन किन चीजों पर हो सकता है, वो टाइम डिपेंडेंट हो सकते हैं, पोजीशन डिपेंडेंट हो सकते हैं, या वेलोसिटी डिपेंडेंट हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? कह रहा है कि कोई फोर्स अगर किसी चीज पे डिपेंड है, मतलब जो बदल सकता है किसी और फैक्टर की वजह से, उसे हम डिपेंडेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स कहेंगे। अब जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लिए टाइम डिपेंडेंट का, पोजीशन डिपेंडेंट का और वेलोसिटी डिपेंडेंट का। इनमें से कुछ चीजें आपको क्लास 12 में पढ़ना, अभी से आइडिया देते हुए चल रहे हैं, ताकि आपके पास ये आइडिया रहे कि ऐसा कुछ है।
पहला टाइम डिपेंडेंट फोर्स ना, ऐसा फोर्स जो टाइम के साथ साथ चेंज होता है, ऐसा फोर्स जो टाइम बदलते ही बदल जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम डिपेंडेंट फोर्स। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, अगर पोजीशन बदल दोगे ऑब्जेक्ट का तो क्या बदल जाएगा? फोर्स बदल जाएगा। अगर पोजीशन के साथ साथ फोर्स बदल जाता है तो उसको बोलते हैं पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। और अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स कहा जाए तो वेलोसिटी बदलने से जो फोर्स बदल जाता है उसको वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो टाइम डिपेंडेंट फोर्स में से क्या क्या है देखिए ध्यान से। इन केस ऑफ इंपल्स, आगे जाकर के आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर में, इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। कितना टाइम तक आप फोर्स लगा रहे हो उसको कहा जाता है इंपल्स। तो ये फोर्स, यहां पर जो फोर्स है किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर, कि कितना टाइम आप फोर्स लगा रहे हो। और कह रहा है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा है, लेकिन आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है दैट वाज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लास 10 में आपने पढ़ा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बदल नहीं रहा, हर जगह स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। लेकिन यहां पर क्या है? अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ बदल रहा हो, चेंज हो रहा हो। इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मोशन करा दिया जाए उस समय एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स टाइम पर डिपेंड करता है। कितना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्लास 12 में पढ़ना है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, और उस पर हमने क्या किया? चार्ज रख दिया। नहीं, तब तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज को हमने फेंक दिया, उस पर क्या होना चाहिए? वेलोसिटी होना चाहिए, मोशन होना चाहिए उस चार्ज पर, तब जाकर उस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है कि नहीं है? अरे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वो जो है किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर डिपेंड करता है। टाइम बदलने से वो फोर्स बदल जाता है। आगे बात करते हैं, इतना ज्यादा डीपली नहीं जाने का जरूरत है, क्लास 11 में इंपल्स पढ़ना है जो कि पढ़ाएंगे। फिर है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स का मतलब अगर जगह बदल जाएगा ऑब्जेक्ट का तो वो फोर्स बदल जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ये डिपेंड करता है कि दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर वो डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स घट जाएगा, आपको पता है, यस और नो? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या पढ़े आपने? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर आपने पढ़ा ना। ये जो आर आपको दिख रहा है ये क्या है? पोजीशन ही तो बता रहा है कि दो मास के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस आप बढ़ा दोगे तो फोर्स घट जाएगा। तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं? उसी तरह से फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, अभी आपने पढ़ा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। भाई दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स घट जाएगा। सिमिलर चार्ज होगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, रिपल्सन घट जाएगा। और अगर क्या बोलते हैं, अगर ऑपोजिट चार्ज जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन था, अब अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो अट्रैक्शन भी घट जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाने से अट्रैक्शन घट जाएगा और रिपल्सन भी घट जाएगा, फोर्स घट जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई भी हो, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया आपका पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। तीसरा टाइप हमने लिया है वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। टाइम डिपेंडेंट समझ में आ गया है, पोजीशन डिपेंडेंट समझ में आ गया है। अब आप देखिए वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स में ऐसे भी कुछ फोर्सेस हैं नेचर में जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि क्लास 11 में ही पढ़ना है विस्कस फोर्स। अब ये विस्कस फोर्स क्या है? क्या आप फ्रिक्शन जानते हैं? फ्रिक्शन क्या होता है ना, जब दो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, जैसे ये मोशन हो रहा है, इसको रोकने वाला कौन है? बोले सर फ्रिक्शन। तो जो दो सरफेस के बीच में लगता है, सॉलिड सरफेसेस के बीच में लगता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। लेकिन अगर वही चीज दो फ्लूइड्स के बीच में लगता है, फ्लूइड्स का मतलब होता है या तो गैस या तो लिक्विड, दो फ्लूइड के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसका नाम दिया गया है विस्कस फोर्स, जिसे आप विस्कोसिटी के नाम से भी जानते हैं। क्लास 11 में ही पढ़ना है, इसका डेरिवेशन पढ़ना है। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है 6 पाई नीटा आर वी। Here you can see the V. V is the velocity. क्लियर है कि नहीं? क्या होता है फॉर्मूला? 6 पाई नीटा आर भी हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी। क्लियर है कि नहीं? विस्कस फोर्स। नेक्स्ट क्या कर रहा है? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को ना आप क्लास 12 में पढ़ोगे, ये मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड को बच्चा बी से डिनोट किया जाता है। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड पर कोई चार्ज पार्टिकल को मूव करा दिया जाए, मान लेते हैं v वेलोसिटी से हमने किसी चार्ज पार्टिकल को, q चार्ज पार्टिकल को मूव करा दिया। सुनिए ध्यान से, अगर रखा हुआ रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, हम जानते हैं, आपको बता रहे हैं।
अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को जाकर रख दिया तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा. दैट शुड हैव वेलोसिटी, दैट शुड बी इन मोशन. अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पे कोई चार्ज पार्टिकल को मूव करा दिया तो इस पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन योर क्लास 12. लेकिन हम यहां पर बता देते हैं कितना होता है, क्यू भी बी साइन थीटा होता है. अब साइन थीटा कहां से आया, नहीं आया, वो सब बात बताएंगे. v और b के बीच का एंगल होता है. फिलहाल हमने यहाँ पर v वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कुछ भी नहीं लिया, दैट इज 0 लिया है. साइन 0 डिग्री बैठा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा 0 हो जाएगा. हमको पता है 0 हो जाएगा. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं ना आपने इधर ही फेंका होगा, हो सकता है आप किसी और एंगल से फेंक रहे होंगे. लेट्स सपोज कि आप कोई और एंगल से फेंक रहे होंगे, कि ऐसा फेंक दिया आपने, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो कुछ तो एंगल हो गया. ये मान लीजिए b का डायरेक्शन है जो कि आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हमने कर दिया. यहां पर आपका चार्ज पार्टिकल q है, तो फोर्स क्या होता है, q भी b sin थीटा. दिस इज व्हाट, दिस इज अ फोर्स व्हिच डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. हियर यू कैन सी द वेलोसिटी. जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा पार्टिकल पर. क्लियर है कि नहीं? ये क्लास 12 में पढ़ना. दिस इज ऑफ योर क्लास 12 सिलेबस 12. लेकिन ये आपका क्लास 11th में पढ़ना है, ये आपका फिर से 12th में पढ़ना है, ये ग्रेविटेशन आपका 11th में पढ़ना है. यहां पर इंपल्स आपको दिख रहा है, ये 11th इसी चैप्टर में पढ़ना है. ये अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब चार्ज को रखेंगे, दैट इज क्लास 12th में पढ़ना है. क्लियर है? सारा ब्रीफिंग कर दिए, समझ में आ गया है. क्लास 12 में कुछ चीजों को पढ़ना होगा, लेकिन आइडियाज अभी से देते हुए चल रहे हैं, याद रखिएगा, अच्छा रहेगा. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे. अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. अब हमें समझना है सेंट्रल फोर्स के बारे में. क्या है सेंट्रल फोर्स? जो सेंटर की तरफ लगता है, जरूरी नहीं, अवे फ्रॉम द सेंटर भी लगे तो भी सेंट्रल फोर्स होगा, या टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर. मतलब सर्कुलर मोशन हो कोई ऑब्जेक्ट में, ये जरूरी. आगे ना लिख रहा है, इफ अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स is always directed towards or away from a fixed point. किसी फिक्स पॉइंट के towards या away हमेशा लगे, मतलब वो चेंज ना हो. हमेशा किधर लगे, एक फिक्स पॉइंट होगा और एक फिक्स पॉइंट के तरफ लगेगा या उस पॉइंट के अवे लगेगा. समझ में आ रहा है? और वो फोर्स कैसा होना चाहिए, पोजीशन डिपेंडेंट होना चाहिए. इस बात को भी ध्यान रखिएगा. आपने अभी पढ़ा ना, पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, टाइम डिपेंडेंट फोर्स, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स. तो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स होना चाहिए ना. कह रहा है, इफ अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इट इज सेड टू बी सेंट्रल, अदरवाइज नॉन सेंट्रल. अगर ऐसा होगा कि टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट लगे या अवे फ्रॉम दैट पॉइंट लगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स, अदरवाइज क्या बोल देंगे, नॉन सेंट्रल फोर्स. कुछ एग्जांपल दिए हैं, ध्यान से देखिए, उसको समझते हैं. पहला एग्जांपल है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. ठीक, ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी इस चैप्टर में आया, थोड़ा बहुत समझना जरूरी. तो आपको पता है ये है अर्थ के चलने का रास्ता, यस और नो, ना सर्कुलर चलता है, ये पता है ना, एलिप्टिकल. वेरी गुड, जानते हैं सर. हाँ, आपसे पूछा सन कहां पर होता है, यहां पर होता है, नहीं होता है. वन ऑफ इट्स फोर्स यहां पर सन, दिस इज द पोजीशन ऑफ. ठीक है. अगर इलिप्स आपने पढ़ा होगा तो फोकस आप जानते होंगे, इसमें कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं. 2 फोकस होता है, दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर होता है सन. और हम कह रहे हैं, मान लीजिए यहां पर है आपका अर्थ, दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन. क्लियर है? इस तरह से मोशन कर रहा है, इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इस पर एक ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, यस और नो. सन अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है जिसकी ओर ये फोर्स परमानेंटली काम कर रही है, चाहे वो कहीं से कहीं भी चले जाए. अगर ये अर्थ यहां पर होगा, अगर ये अर्थ थोड़ा देर के बाद यहां पर होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन अभी भी किसके तरफ होगा, इस फिक्स पॉइंट की तरफ, दैट इज सन के तरफ. हाँ ना, तो ये बात तो कंफर्म हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट के तरफ, टुवर्ड्स दैट फिक्स पॉइंट के तरफ लग रहा है. तो इसको, इस फोर्स को, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल फोर्स कह सकते हैं, इजंट इट. आगे बात करते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. किसी एटम पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, वो भी एक एग्जांपल है सेंट्रल फोर्स का. तो चलिए इसको देखेंगे. लेट्स सपोज
कि ये है एक ऑर्बिट जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। आपको पता है यहां पर होता है न्यूक्लियस, है ना, क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर है इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस रास्ते पर मूव कर रही है, और आपको पता है ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हाँ, क्यों अट्रैक्ट करता है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच फोर्स लगेगा ना, वो भी कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन, ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज पर। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट एक डायरेक्शन है ना इसका, हमेशा चाहे इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएगा तब भी इस पॉइंट की तरफ ही फोर्स है ना? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप लिख सकते हैं Fe, यहां पर कौन सा फोर्स था? Fg, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? तो यहां पर ये दोनों ही फोर्स कैसा फोर्स है? पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर, आगे बात करते हैं। और क्या है? और एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ न्यूक्लियस। ये आपका डेरिवेशन पढ़ना है क्लास 12 में, बट फिर भी समझाते हैं, ध्यान दीजिए। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ न्यूक्लियस। आपने क्या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा है क्लास 11 केमिस्ट्री में? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपने ये पढ़ा होगा, उन्होंने किस टाइप का पार्टिकल का यूज किया था? अल्फा पार्टिकल। और उसी टाइम रदरफोर्ड को न्यूक्लियस मिला था। न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी किया था कौन किया था? रदरफोर्ड। तो अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस की तरफ गया था तो क्या हुआ था? ध्यान दीजिएगा। लेट्स सपोज दिस इज द न्यूक्लियस और आपने यहां से प्रोजेक्ट किया है अल्फा पार्टिकल, सॉरी ये इंफिनिटी लिख दिया। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है पता है आपको? हीलियम का न्यूक्लियस जो है ना, उसी को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो आप कह सकते हैं कि जो अल्फा है ये पॉजिटिव चार्ज है ना? न्यूक्लियस मतलब समझ में आ रहा? पॉजिटिव चार्ज। अरे हीलियम का न्यूक्लियस होता है ये He2+। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट He2+, हीलियम का न्यूक्लियस। अरे दो इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों निकाल दिया तो क्या बचा है? सिर्फ न्यूक्लियस बचा। क्लियर है नहीं? तो अल्फा पार्टिकल का बोmbardment जब आप किसी एटम पर किए थे, तो जब ये इस रास्ते से चलता हुआ आया था तो क्या टकराया था जाके? नो। क्या हुआ था जरा बताइएगा? इस रास्ते पे जब आया था तो यहां से स्कैटरिंग हुआ था। अरे सर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है पार होकर के चले गए थे, बट जब न्यूक्लियस के एकदम करीब आया था ये, तो किस तरह से टर्न लिया था? झट से टर्न लिया। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? तो यहां पर अगर देखा जाए अल्फा पार्टिकल अगर जब पहुंचा है, अल्फा पार्टिकल गया इस तरह से, अल्फा पार्टिकल जब यहां पर गया है तो क्या सेंटर के तरफ फोर्स लग रहा है कि सेंटर के अवे फोर्स लग रहा है? बोलो हाँ किधर लग रहा है? अवे लग रहा है। सर ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा। क्लोजेस्ट सामने तक गया होगा, बोले सर कितना क्लोज तक गया हुआ है? इसका भी डेरिवेशन पढ़ना है क्लास 12। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, कितना करीब तक जो है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास गया होगा। ये क्लास 12 का मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है जो आपको पढ़ाया जाएगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, उतना आगे नहीं चलते हैं, लेकिन कहीं सामने गया होगा और उसके बाद टर्न लिया होगा। तो किस रास्ते पे चल रहा है? जिस भी रास्ते पे चल रहा है, मान लीजिए इस जगह पर बात कर रहे हैं, तो इस जगह पर क्या होगा? इस पर फोर्स किधर होगा? इसका फोर्स इस सेंटर के, इस न्यूक्लियस के अवे, इधर फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है? सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स दैट इज अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। ये जो एटम होगा इसका न्यूक्लियस का अवे लग रहा है हमेशा। क्लियर है? तो सेंट्रल फोर्स समझ में आ गया। ये 3 एग्जांपल आपके सामने हमने डिस्कस किया है। अब आगे चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी तक जो वीडियो को देख रहा है, अब इस वीडियो का फायदा आपको यहां पर होने वाला है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें देखना है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फोर्स टू बी नोन बाय अ स्टूडेंट हु इज डीलिंग विथ मैकेनिक्स। अगर आपको मैकेनिक्स में नॉलेज चाहिए, आगे के चैप्टर्स में नॉलेज चाहिए, तो ये दोनों में डिस्टिंग्विश करना आपको सीखना होगा कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में यहां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इफ अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, अगर कोई फोर्स की वजह से, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फोर्स के अंडर में है, द वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0। The work done in a round trip is 0। राउंड ट्रिप मतलब समझ में आता है? अरे सर्कुलर मोशन, है ना?
अरे भाई साहब, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ध्यान दो ना, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल इस पॉइंट पे था पहले, ये पार्टिकल अब यहां पर आ चुका है, हाँ कि ना, वेलोसिटी के डायरेक्शन, लीनियर वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियसली बार बार चेंज होता रहता है। इसका एक्सेलरेशन किधर होता है? मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है सर, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये पढ़ चुके हैं। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, किधर होता है? अगर ये v चेंज होता जाता, मैग्नीचुअली भी चेंज होता, तब आता कुछ नहीं, मैग्नीचुअली चेंज नहीं होता है। मतलब सर ये सब समझ में नहीं आ रहा, तो पुराने वीडियो सर्कुलर मोशन में पढ़ाया हुआ है, उसको देखना जरूरी। अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं, अल्फा तब आता है जब ओमेगा आता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा जीरो होता है, तो अल्फा कहां से आएगा? फिलहाल हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगता है हमेशा, और अगर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है तो इस पर एक फोर्स भी लगता है, और ये फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। आगे जाके हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्लियर है कि नहीं? हम पूछ रहे हैं ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना वर्क करता है आपसे? आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा, वर्क एनर्जी नहीं पढ़े हैं अभी, लेकिन क्लास 9th में तो आप पढ़े थे, आपको इतना पता होगा कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। वैसे आपको फर्स्ट चैप्टर में भी टीचर ये बात पढ़ाया होगा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डॉट होता है, दोनों के बीच में डॉट होता है, और अगर इस डॉट को हटाते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या लग जाता है? कॉस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा? फिलहाल देखिए ध्यान से, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लेते हैं हम लोग, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और ये फोर्स आपको दिख रहा है इधर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। यही कह रहा है यहाँ, एक लाइन पे लिख रहा है यहाँ। इसका मतलब ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, ये किस टाइप का फोर्स होगा? बोल रहा है कंजर्वेटिव होगा ना। ऐसा फोर्स अगर कोई राउंड ट्रिप में उसका वर्क डन क्या हो? जीरो हो, तो हम उसको क्या कह देंगे? कंजर्वेटिव कह देंगे। लेकिन यहां पर एक और करके लिखा हुआ है, तो कोई और भी बात है? हाँ, और भी बात है। सिर्फ ये हो जरूरी नहीं, ये हो तब तो होगा। ऐसा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि कोई ऐसा फोर्स जब कोई राउंड ट्रिप करा रहा हो, आपको पता होगा कोई पार्टिकल अगर राउंड ट्रिप कर रहा है, बोलने का मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो किस फोर्स की वजह से कर रहा है? इस फोर्स की वजह से। आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज दिखाए थे, है ना? अगर एक सर्कुलर मोशन करो, रस्सी बांध करके एक ऑब्जेक्ट को घुमाओ, आप किसी टाइम पे उसको छोड़ दो तो किधर मूव कर जाएगा? स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मूव कर जाए। तो सर्कुलर मोशन इसकी वजह से, इसका मतलब किसकी वजह से हो रहा था? सेंटर की तरफ जो फोर्स था, इस वजह से हो रहा है। मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स ही एक ऐसा कारण है जो सर्कुलर मोशन करा रहा है। आपने सन को अभी अर्थ को अभी सन के अराउंड मूव करते देखा ना, वही फोर्स है। सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, सन की तरफ जो फोर्स लग रहा है, अगर वो फोर्स ना रहे तो वो तो कहीं निकल ले, तो ये फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। अब ये फोर्स जो है, इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो ऐसा फोर्स जो राउंड ट्रिप करा रहा हो और उससे किया गया वर्क, उसके वजह से किया गया वर्क जो होगा वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव कहते हैं। और के बारे में सुनिए, और आगे क्या हो सकता है? और क्या है? और आगे सुनिए, और दी वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। ऐसा कोई फोर्स जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो, कि रास्ता कैसा है कोई मतलब नहीं हो। बोलने का मतलब आपका रास्ता स्मूथ है कि आपका रास्ता रफ है, कि आपका रास्ता इंक्लाइंड है, कि आपका रास्ता स्ट्रेट है, पाथ पर डिपेंड ना करे, ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है कि नहीं? कौन रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा? ना जो फोर्स है उससे किया गया वर्क डन। फोर्स पाथ पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ की कौन डिपेंड कर रहा है? ऐसा फोर्स जो फोर्स से हम वर्क करा रहे हैं, वो वर्क डन जो होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। यहां लिख रहा वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो और द वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। फोर्स इज नॉट पाथ इंडिपेंडेंट, द वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। बच्चे बार बार गलती करते हैं, क्लियर है कि नहीं? पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होता है तो हम क्या कहेंगे? ये ऐसा फोर्स को हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव। अदरवाइज लिख दिया गया, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव। अगर कोई ऐसा फोर्स है जिसका वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड करता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? नॉन कंजर्वेटिव। एग्जांपल दिया हुआ ध्यान से, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए
कंजर्वेटिव फोर्स का कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है। कंजर्वेटिव फोर्स जो कि आप फोर्सेस पढ़ते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये सब इलास्टिक फोर्स आप पढ़ेंगे आगे जाकर के। फिलहाल ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप जानते हैं, दो मासेस के बीच में, इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में, इलास्टिक फोर्स आगे आप पढ़ेंगे, कोई इलास्टिक बॉडी होगा उसको स्ट्रेच करेंगे, छोड़ देंगे, वापस उसी जगह पे चला जाएगा, उस टाइम जो फोर्स लगता है उसको हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। बाकी इलास्टिक फोर्स भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, बात समझिए। इसके द्वारा जो काम होता है, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। आगे बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ फोर्सेस हैं जिसके द्वारा किया गया कार्य, जिसके द्वारा वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है, जो कि क्या कहलाएगा, नॉन कंजर्वेटिव कहलाएगा। जैसे कि क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है पता ना, दो सॉलिड के बीच में जो मोशन को रोकता है, जो लिक्विड या एयर के बीच में जो मोशन को, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन को क्या करता होगा, रोकता होगा, उसको हम क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स। अभी बोले और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एयर ड्रैग आपने सुना होगा, है ना। एयर ड्रैग क्या करता है, आपका मोशन को रोकता है। जो भी किसी पार्टिकल के या ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता हो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव। क्यों, क्योंकि ये पाथ डिपेंड करता है। आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन कहां ज्यादा होगा, जरा बताइए तो। स्मूथ सरफेस में या स्मूथ सरफेस या रफ सरफेस में। इसका मतलब है यहां पर पाथ पर डिपेंड कर रहा है, ये इससे जो वर्क होगा ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है। ये जो फोर्स है इससे जो वर्क होगा वो पाथ पर डिपेंड कर रहा कि नहीं कर रहा ना। तो फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी हो गया या विस्कस फोर्स हो गया, एयर ड्रैग हो गया, ये सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। और ये डिफरेंस आना बहुत जरूरी है। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगा कि ये इतना इंपॉर्टेंस आप सर क्यों दे रहे हैं, आपको आगे समझ में आएगा। आपको आगे पूछा जाएगा ये चीज कि ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, जरा बताइएगा। आप जैसे ही बताइएगा कंजर्वेटिव तो वहां कंडीशन लगाया जाएगा कि हाँ ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही एप्लीकेबल है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले पता तो हो कौन कंजर्वेटिव कौन नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया। इस लेक्चर को और ज्यादा हम बड़ा नहीं करेंगे। ये पूरा जो लेक्चर आपके पास गया है that is based on Newton's second law of motion and about the forces, various points about the forces। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे। इस क्लास में हमने एक भी सवाल नहीं देखा, सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ का दो चार सवाल आपको दिखा दिया गया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट आपको आज का जो फोर्स का नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के नेक्स्ट क्लास का न्यूमेरिकल्स आप डील कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं उस वीडियो में जहां पर हम आज के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे उन न्यूमेरिकल्स में और कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे वहां। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।